Good morning to all. Again, welcome to my channel. In previous video, I will discuss about what is geological time scale, then its importance, and then I just gave the basic idea about the divisions of geological time scale. So in this video, we just discuss the intervals of geological time scale and explain it properly. Okay, so let's start. और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखा नहीं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं आप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो आज हम डिस्कस करेंगे ईयन के बारे में और कितने टाइप ऑफ ईयन है हमारे अर्थ हिस्ट्री में, उस सब के बारे में. ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अर्थ की हिस्ट्री को 5 टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है, और यह भी कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 5 टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट टाइम इंटरवल इज़ द ईयन, जो हम आज पढ़ेंगे. सेकेंड था ईरा, थर्ड था पीरियड, फोर्थ इपॉक, देन 5 एज था. ओके, सो टुडे हम ईयन के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद ईयन, अर्थ की हिस्ट्री में कितने ईयन्स हैं उस सब को डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं. सो इट इज़ द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ जियोलॉजिक टाइम. तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ जियोलॉजिक टाइम. दैट मीन्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो डिवीज़न किया गया है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, उनमें से सबसे लार्जेस्ट टाइम इंटरवल से हमारा ईयन. यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं. इस डायग्राम में मैंने दिखाया था पहले वीडियो में भी. तो ए वाला ईयन, ए वाला ईरा, ए वाला पीरियड, ए वाला इपॉक. ओके, सो डायग्राम को देखो यहाँ पे. तो ईयन वाला जो डिवीज़न है, इनमें से ईच ईयन का टाइम इंटरवल सबसे ज़्यादा है. ओके, तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ लार्जेस्ट और ब्रॉडेस्ट टाइम इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. उसके बाद उसी एक ईयन को डिवाइड किया गया है डिफरेंट इराज में. ओके, सो इसलिए ईयन के बाद तो सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट टाइम इंटरवल में आता है हमारा ईरा. ठीक है, सो तो ये पॉइंट समझ में आ गया. तो नेक्स्ट वाला पॉइंट है इट स्पान्स 100 to 1000 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स इन ड्यूरेशंस. तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 बिलियन और 1 मिलियन में डिफरेंस क्या है. 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁻³ मिलियंस. ओके, तो यहाँ पे जो 1000 ऑफ मिलियंस लिखा है, इट इज़ 10⁻³ 10⁻³ मिलियंस मीन्स यहाँ पे मैं 1 बिलियन भी कह सकती हूँ. ठीक है, सो इट स्पान्स 100 to 1000 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स इन ए ड्यूरेशन. दैट मीन्स इसका जो टाइम इंटरवल है और इसका टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 मिलियन ऑफ ईयर्स और 1 बिलियन ऑफ ईयर्स होता है. तो मेनली कभी कभी ये MCQ क्वेश्चन में पूछ देता है कि ईयन का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है. ओके, तो नेक्स्ट में हमारा जो अर्थ हिस्ट्री में जो ईयन है, उस ईयन को अगर हम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट पार्ट में देखें तो इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट इज़ द क्रिप्टोजोइक एंड सेकेंड इज़ द फानेरोजोइक. ओके, सो क्रिप्टो मीन्स व्हाट, तो हम इसे बाद में वास्टली डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ. तो क्रिप्टोजोइक जो ईयन है वो मेनली 2 वर्ड्स से डिराइव किया गया है. तो फर्स्ट इज़ द क्रिप्टो, देन जोइक. द जोइक मीन्स लाइफ, हमें पता है, जैसे कि हमने पढ़ा था आजोइक. तो इसका मतलब क्या हो, आजोइक मीन्स लाइफ, हमने यहाँ लिखा है. आ मीन्स एब्सेंस. ओके, तो आजोइक मीन्स एब्सेंट ऑफ लाइफ. ओके, जहाँ पर लाइफ का और ऑर्गेनिज्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा उसे हम कहते हैं आजोइक. तो वैसे ही उसी तरह क्रिप्टो मीन्स हिडन, जोइक मीन्स लाइफ. तो दैट मीन्स दिस ईयन रिफर्स टू द हिडन लाइफ. ओके, एंड उसी तरह फानेरोजोइक मेनली रेफर्स टू द विजिबल लाइफ. ओके, सो इससे बाद में हम वास्टली डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोजोइक के बारे में.
थोड़ा क्लियर कर देंगे इसे। ओके, तो क्रिप्टोजोइक इयन के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो क्रिप्टोजोइक को प्रीकैम्ब्रियन भी कहा जाता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इसे प्रीकैम्ब्रियन क्यों कहा जाता है। आई होप यू ऑल रिमेंबर इट। ओके, सो इसे मैं फिर दोबारा कह देती हूँ। तो प्री मीन्स व्हाट? प्री मीन्स हमें पता है, प्री मीन्स बिफोर को रेफर करता है। ओके, तो कैम्ब्रियंस इज़ द पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। मैं डायग्राम में भी दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, तो आप चाहे तो देख लें उस वीडियो को, अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्रिप्टोजोइक जो इयन है वो कैम्ब्रियन पीरियड के बिफोर आता है। इट कम्स बिफोर कैम्ब्रियन, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज प्री कैम्ब्रियन। तो बेसिकली जो क्रिप्टोजोइक इयन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेनली इम्पोर्टेंस है स्ट्रैटिग्राफी में, उसका यूज़ ज़्यादा होता है स्ट्रैटिग्राफी में। ठीक है, तो स्ट्रैटिग्राफी में क्या क्या चीज़ चाहिए? मेनली फॉसिल्स चाहिए। ओके, फानेरोजोइक इयन में ज़्यादा फॉसिल मिलता है एज कम्पेरेबल टू क्रिप्टोजोइक इयन। मैं बताऊँगी क्यों फॉसिल मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। तो जस्ट ओवरऑल एक आइडिया दे देती हूँ। प्रीकैम्ब्रियन इयन में उतना ज़्यादा फॉसिल का एविडेंस नहीं मिलता, उसका उतना ज़्यादा रॉक सीक्वेंस का एविडेंस नहीं मिलता है, जिसलिए इसे मेनली बायोस्ट्रैटिग्राफिक लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूज़ में नहीं आता है प्रीकैम्ब्रियन इयन जो होता है। ठीक है, बट एज कम्पेरेबल टू प्रीकैम्ब्रियन इयन, फानेरोजोइक इयन में बहुत ज़्यादा फॉसिल का एविडेंस हमें मिलता है। और हम यह कह सकते हैं कि फानेरोजोइक इयन से हमारे फॉसिल का जनरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो रॉक सीक्वेंस है उसका भी हमें एविडेंस मिलता है, जिससे क्या होता है, जिससे स्ट्रैटिग्राफी में हम उसे बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूज या लिथोस्ट्रैटिग्राफिक यूज़ में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो बायोस्ट्रैटिग्राफिक यूज़ क्या है मैं आपको बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दैट प्रीकैम्ब्रियन इयन मीन्स इट कम्स बिफोर द कैम्ब्रियन। ओके, तो नॉर्मली कैम्ब्रियन पीरियड के पीछे जो भी एज आता है या जो भी टाइम इंटरवल आता है उसे हम प्री कैम्ब्रियन ही कहते हैं। ओके, सो जैसे कि कैम्ब्रियन में एक रॉक मिला उसे हम कैम्ब्रियन रॉक कहते हैं, बट बिफोर कैम्ब्रियन जो भी रॉक जो भी एविडेंस फॉसिल मिलते हैं उसे हम प्री कैम्ब्रियन रॉक या प्री कैम्ब्रियन फॉसिल हम कहते हैं। ठीक है, सो अभी बस इतना याद रखो कि प्रीकैम्ब्रियन में उतना फॉसिल का एविडेंस हमें नहीं मिलता है और रॉक लेयर का भी एविडेंस नहीं मिलता है एज कम्पेरेबल टू फानेरोजोइक इयन। फानेरोजोइक इयन तो मैंने कहा था दो इयन है, क्रिप्टोजोइक एंड फानेरोजोइक, मैंने कहा अभी, बस याद रखना है उसे। तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ आप बस डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम तो मैंने समझा दिया था आपको प्रीवियस स्लाइड में। तो यहाँ ओल्डर टू यंगर यहाँ लिखा क्यों है? बिकॉज इट इज़ द ओल्डर पार्ट, ए एंशिएंट पार्ट पे हम कह सकते हैं ये फर्स्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद हमारा फानेरोजोइक जो भी इयन रहा है, इसके बाद ए वाला पार्ट फॉर्म हुआ। मैं दिखा देती हूँ आपको। पहले हमारा ए वाला पार्ट फॉर्म हुआ। ओके, फर्स्ट फॉर्म हुआ ए वाला पार्ट, सेकेंडली हमारा ए वाला पार्ट फॉर्म हुआ। ओके, तो सिंपली दिस इज़ द एंशिएंट पार्ट। ओके, उसके बाद दिस इज़ द रिसेंट पार्ट, मतलब हम जिस टाइम में रह रहे हैं, दिस इज द रिसेंट पार्ट। तो आज हम इसी पार्ट को पढ़ेंगे, जो क्रिप्टोजोइक पार्ट है इसी पार्ट को पढ़ेंगे। अगर मैं इस पार्ट को काट दूँ तो मुझे ए वाला फॉर्मेट में डायग्राम मिलेगा। ठीक है, मैंने बस जो क्रिप्टोजोइक पार्ट उसे उस डायग्राम से काट कर यहाँ रख दिया। ठीक है, तो वहाँ पे हमने this is the Precambrian era. Precambrian eon. Precambrian eon consists of 3 eons. Okay, Hadean, Archean and Proterozoic. तो इसीलिए इसे सुपर इयन कहा जाता है। मैं बाद में आपको कहूँगी, हम पढ़ेंगे बाद में सुपर इयन क्यों कहा जाता है। बिकॉज इन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ इयन्स। हमारा 2 इयन है, फानेरोजोइक क्रिप्टोजोइक। ओके, क्रिप्टोजोइक ही ऐसा इयन है जो 3 मल्टीपल्स ऑफ इयन कंसिस्ट करता है और कवर करता है। ओके, बट फानेरोजोइक इयन का कोई दूसरा इयन नहीं है, उसका ईरा है। ओके, बट प्रीकैम्ब्रियन का 3 और इयन है, इसलिए इसे सुपर इयन कहा जाता है। जस्ट रिमेंबर इट। ओके, तो यहाँ पे हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ और ओरिजिनेट हुआ, हम यह भी कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था 4.6 बिलियन ईयर्स से हमारा जिस टाइम हमारा अर्थ फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे लिखा है 4.5 पर। तो एक्चुअली में कुछ बुक में लिखा होता है 4.5, कुछ बुक में 4.6। तो अप्रोक्सीमेटली हम 4.6 पकड़ते हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके,
इट इज़ ऑल्सो राइट, इटा भी ये भी करेक्ट है। ओके, इसे हम रॉन्ग नहीं कह सकते, बट इट इज़ द एक्चुअल टाइम जहाँ पर हमारा अर्थ फॉर्म होता है। बट 4.6 हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, तो देखो यहाँ पे जो हार्डियन, दिस इज द हार्डियन आर्कियन बाउंड्री हम कह सकते हैं, एंड दिस इज द आर्कियन प्रोटोजिक बाउंड्री। ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हार्डियन होता है। ओके, तो हम यह कह सकते हैं कि हार्डियन इयन का टाइम स्पान हमारा मेनली स्टार्ट होता है 4.54 गीगानम से 4.4 गीगानम। तो आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि गीगानम और 4.40 गीगानम। ओके, सो इसका ये स्टार्ट हुआ, हार्डियन इयन स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड एंड हुआ यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो आपको एक बात कहना था, ठीक है, MA और GA में डिफरेंस क्या है। तो MA refers to the giganum, remember it, MA refers to the GA refers to the giganum and MA refers to the meganum. तो giganum mainly refers to बिलियन ईयर्स, मेगानम मेनली रेफर्स टू मिलियन ईयर्स। तो रिसेंट अपडेट में जो भी आप बुक पढ़ेंगे तो उसी बुक में आपको मिलियन ईयर बिलियन ईयर नहीं लिखा होगा, वहाँ पे मेगानम गिगानम के फॉर्म में लिखा होगा। तो आप अगर इसे जान लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, उसके बाद हमारा आया आर्कियन इयन का हमारा 4.0 गीगानम से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 2.5 गीगानम से। तो इसका टाइम स्पान 4.0 गीगानम से 2.5 गीगानम तक रहा। उसके बाद प्रोटोजोइक इयन हमारा स्टार्ट हुआ 2.5 गीगानम से एंड एंड हुआ 541 मेगानम। ओके, 541 मिलियन ईयर्स हम यह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बस इसे याद रखना है, कौन सा इयन कब स्टार्ट हुआ कब एंड हुआ। ओके, तो 541 मिलियन ईयर से हमारा सेकेंड इयन जो फाइनल इयन है उसका स्टार्टअप हो गया। ओके, तो मैंने कहा था अभी दिस इज द रिसेंट इयन, देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है, मतलब अभी तक वो वाला इयन चल रहा है, फाइनल इयन अभी तक चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है, बस टुडे ही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो हम ये वाला डायग्राम को पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो देखिए, ये वाला जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द टाइम सर्कल, हम ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम हार्डियन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट इयन। ओके, और ओल्डेस्ट इयन हम भी कह सकते हैं। तो हार्डियन यहाँ पे 30% लिखा है, इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल अर्थ हिस्ट्री को 100% लूँ, उनमें से 13% कवर करता है हमारा हार्डियन इयन। ओके, उसी तरह अगर मैं अर्थ की हिस्ट्री को 100% लूँ, उनमें से 33% कवर करता है हमारा आर्कियन इयन। ओके, 33% कवर करता है हमारा आर्कियन इयन। उसी तरह उनमें से 42% कवर करता है हमारा प्रोटोजोइक इयन। तो ये जो पार्ट है टोटल प्री कैम्ब्रियन इयन का है। तो हम यह कह सकते हैं कि टोटल अर्थ हिस्ट्री में 88 और 90% कवर करते हैं हमारा प्री कैम्ब्रियन इयन। ओके, और ओनली 12% कवर करते हैं हमारा फाइनलोजोइक इयन और द रिसेंट इयन, जिस इयन में हम रह रहे हैं। ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। ओके, तो इट इज़ द, ये सर्कल डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल अर्थ हिस्ट्री में कौन सा ईयन कितने पार्ट कवर कर रहा है, कितने परसेंटेज का पार्ट। तो हम यहाँ पे कंक्लूड हुए कि जो प्री कैम्ब्रियन ईयन हमारा है वो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड कवर किया है अर्थ हिस्ट्री में, जैसे कि टोटल 90% और 88% तक कवर किया है। अगर उनमें से हार्डियन कवर किया है 13%, 33% कवर किया आर्कियन एंड 42% कवर किया है प्रोटोजोइक। टोटल अर्थ हिस्ट्री से उन सब ने इतने % कवर किया, और ओनली 12% कवर किया है हमारा फाइनलोजोइक पार्ट, जिस ईयन में हम रह रहे हैं। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। देन नेक्स्ट स्लाइड को चाहते हैं, उससे पहले थोड़ा इरेज कर देंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बस आपको उस टाइम स्केल को आपने याद कर लिया, और जो इवेंट्स जिस टाइम पीरियड में हुए आप बस उसे याद करना है।
बस हो गया, और कुछ नहीं। और आपको याद करना है कैसे हुआ, बस रीज़न ढूंढना है। जियोलॉजी में क्या होता है, बस आपको ढूंढना है कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। अगर आपने इस तीनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लिया और आंसर पा लिया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। बस कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है जो भी आप पढ़ रहे हैं। ओके, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बस आपको टाइम स्केल को याद रखना है, कब उसका जो भी इयॉन इरा आपको पढ़ रहे हैं तो उससे उसका स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, और उसी टाइम इंटरवल में क्या क्या इवेंट्स हमारे अर्थ सरफेस में हुए हैं, मेजर इवेंट्स। ओके, तो उसे ही आपको याद रखना है बस। सो नाउ वी डिस्कस्ड क्रिप्टोजोइक इयॉन. It is also known as Precambrian eon. Why it is called Precambrian eon, I already told that. So it is the earliest part of the geologic eon. In the earth history there are two geologic eons. The first is the Cryptozoic eon and second is the Phanerozoic eon. Okay, remember the diagram. So the Cryptozoic eon first form or first come in the geological time scale. That's why it is the earliest part of the geologic eon, we can say that. Okay, so sorry. Then it is derived from the Greek word crypto and hidden. Sorry, crypto and zoic. The zoic means what, life, crypto means hidden. So simply we can say that the cryptozoic eon refers to the hidden life form in the earth history. Okay, the time span of cryptozoic eon is started from 4.6 billion years when the earth formed and ended at 541 million years when the Phanerozoic eon started. Okay, तो it is the oldest and longest. Oldest तो प्रीकाम्ब्रियन eon है ही, because ये first form हुआ था तो obviously it is the oldest eon. Then why it is called longest? Sorry, why it is called longest? Because it covers 88% और 90% of the earth history. मैंने previous diagram में भी आपको दिखाया था. Wait a second. प्रीवियस डायग्राम में भी मैंने आपको दिखाया था. जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. इन दिस डायग्राम I told that if we take the earth history 100%, then from the 100%, the Hadean eon encompasses 30%, 13%, Archean eon encompasses 33%, and Proterozoic eon encompasses 42%. So these part is total the Precambrian eon, because Precambrian eon encompasses 3 eon, that is the Hadean eon, Archean eon, and Proterozoic eon. Okay, so we can say that totally the Precambrian eon covers 88% or 90% of the total earth history. That's why it is called longest eon of geological eon. That means its time duration is longest as comparable to other eon. So मैंने जो कहा था कि द प्रीकाम्ब्रियन ईयन स्टार्टेड फ्रॉम 4.54 गीगानम और 4.6 गीगानम व्हेन द अर्थ फॉर्म्ड और ओरिजिनेट, देन एंडेड एट 541 मिलियन ईयर्स और मेगानम, जहाँ से हमारा फानेरोजोइक ईयन स्टार्ट होता है, और वहीं से हम यह कह सकते हैं कि वहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टार्ट होता है. ओके, तो नेक्स्ट में
सो नेक्स्ट पॉइंट, इट एनकम्पासिंग ऑल द रॉक व्हिच आर ओल्डर दैन द कैम्ब्रियन रॉक। तो इसे हम डायग्राम देख के ही समझ सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, this is the Cambrian period. So the rock which formed in Cambrian period, that is known as the Cambrian age rock. Okay, so this point told that it encompasses the rock which is older than the Cambrian rock. So हमें पता है कि जो हम क्रिप्टोजोइक इयन पढ़ रहे हैं और क्रिप्टोजोइक इयन इज ओल्डर दैन द कैम्ब्रियन इयन। इसीलिए अगर कैम्ब्रियन इयन में जो भी रॉक हमें दिख रहा है वो रॉक यंगर दैन द क्रिप्टोजोइक इयन रॉक, हम ये कह सकते हैं। सो इट कवर्स और एनकम्पासेस दोज रॉक व्हिच इज ओल्डर दैन द कैम्ब्रियन एज रॉक। कैम्ब्रियन एज रॉक में और कैम्ब्रियन एज में जो रॉक हमें मिल रहा है उससे ओल्डर रॉक को हम कह सकते हैं दीज आर द क्रिप्टोजोइक रॉक। ओके, just remember this point that it encompasses all the rock which are older than Cambrian rock. Okay, तो क्रिप्टोजोइक इयन में हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, algae and protozoa, these organisms are found in Precambrian or the Cryptozoic eons. Okay, the Cryptozoic eons divided into further three eons. That's why it is known as super eon, because it consisting of three multiple of eons. But Phanerozoic eon is the only one eon which is further divided into eras, period and epoch. But Cryptozoic eon consisting of further three eons. That's why it is called super eon. Just remember it. So first eon is the Hadean eon, then second Archean, then third is the Proterozoic. Okay. So the rock difficult to interpret in the Precambrian और the Cryptozoic eon, जो भी रॉक हमें रॉक जो होता है उसे इंटरप्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज मेनी ऑफ प्रीकैम्ब्रियन रॉक आर हाईली मेटामॉर्फोस। जो प्रीकैम्ब्रियन रॉक हमें मिलता है वो हाईली मेटामॉर्फोस होता है, इसीलिए हम उसे ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं एज़ कम्पेरेबल टू। हमें पता है कि सेडिमेंटरी रॉक को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे हमें लेयरिंग दिखता है। ओके, ऐसे लेयरिंग दिखता है तो हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ए वाला लेयर में डिफरेंस क्या है। ओके, और उसे अलग रॉक सीक्वेंस से कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली मेटामॉर्फोज रॉक और हाईली मेटामॉर्फिज्म वी कैन नॉट इंटरप्रेट द प्रीकैम्ब्रियन रॉक देन कॉम्प्लेक्सली डिफॉर्म्ड। दैट मीन्स प्रीकैम्ब्रियन रॉक का जो भी हमें एविडेंस मिलता है वो रॉक कॉम्प्लेक्सली ऑलरेडी डिफॉर्म हो चुका होता है। दैट मीन्स वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि कुछ पार्ट प्रीकैम्ब्रियन रॉक का इरोडेड हो गया होगा। some part of the Precambrian rocks are eroded away or some part of the Precambrian rocks are destroyed by the action of different waters. Okay, then and so a point समझ में आ गया। इसका मतलब है कि ड्यू टू द इरोजन, एक्शन ऑफ इरोजन, some part of the Precambrian rock are completely deformed. That's why we cannot interpret थ्रू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसका ओरिजिनल फॉर्म हमें नहीं मिलता है, जो डिफॉर्म फॉर्म वही हमें मिलता है, इसीलिए हम इसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पॉइंट ऑल्टर्ड बाय मेटामॉर्फिज्म, मैंने कहा कि हाईली मेटामॉर्फोज हो जाता है। तो मेटामॉर्फोज कैसे होता है? मेटामॉर्फोज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ओवरलेइंग स्ट्राटा हो या फिर हमारा ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन दैट टाइम पीरियड। ओके, so that's why it is highly metamorphosed. Then buried deep in the younger rock, तो younger rock यहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? younger rock रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी रॉक फॉर्म हुआ होगा हमारा फानेरोजोइक इयन में, बिकॉज फानेरोजोइक इयन इज द यंगर इयन, द रिसेंट इयन जो टिल नाउ चल रहा है। ओके, सो ये कह रहा है कि जो भी buried deep in the younger rock, जो भी हमें पता है कि प्रीकैम्ब्रियन जो इयन है दिस इज द ओल्डर इयन। ओके, उसके बाद हमारा आता है फानेरोजोइक इयन जो चल रहा है अभी। सो
ओल्डर इयन होने से उसका जो भी रॉक फॉर्म हुआ होगा उस टाइम पे वो भी ओल्डर रॉक होगा, नीचे रहेगा। दिस द प्री कैम्ब्रियन रॉक, जस्ट एग्जाम्पल। ओके, अगर उसके बाद हमारा जो यंगर इयन चल रहा है फाइनरोजोइक इयन का, उसमें भी कुछ रॉक स्ट्रैटा बना होगा, रॉक फॉर्म हुआ होगा, तो वो उसके ऊपर रहेगा। ऐसे 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 फॉर्म होके रॉक इन फाइनरोजोइक इयन, इसे यंगर रॉक हम कहेंगे, जो फॉर्म हुआ इन फाइनरोजोइक इयन। ओके, ऐसे फॉर्म होने से जो प्री कैम्ब्रियन रॉक होगा वो नीचे चला जाता है, नीचे मतलब डीप, एज कंपेरेबल टू pre-Phanerozoic rock sequence, the Precambrian rock sequence present or buried deep beneath the Phanerozoic rock sequence. Okay, that's why it cannot be interpreted easily. Then few fossils are rare. Why fossils are rare? This is the reason. Because we know that in the metamorphic rock fossils are not present, they cannot survive, because in metamorphic rock formed in extreme conditions of temperature and pressures. Okay, that's why fossils are not present in case of metamorphic rock. So हमें पता है कि प्रीकैम्ब्रियन रॉक में जो भी रॉक हमें मिलता है वो हाईली मेटामॉर्फोस होता है, इसलिए फॉसिल नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं क्रिप्टोजोइक इयन, बिकॉज पहले जो भी कैम्ब्रियन पीरियड के बिफोर कैम्ब्रियन पीरियड जो भी हमारा टाइम आता था उसे हम प्री कैम्ब्रियन ही कहते थे। ओके, बट व्हेन द जियोलॉजिस्ट फाउंड दैट वी कैन नॉट स्टडी इजीली और इंटरप्रेट इजीली द रॉक सीक्वेंस फाउंड इन द प्री कैम्ब्रियन इयन and also the fossils, that's why from this time it is known as cryptozoic eon. Okay, समझ में आया ना? तो ड्यू टू द फॉसिल्स आर रेयर, वी कैन नॉट फाउंड व्हाट वो कौन सा लाइफ उस टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था या फिर कौन सा लाइफ उस टाइम में एक्सटेंट हुआ था, जो भी हो। ओके, उस ड्यू टू द फॉसिल्स का एविडेंस हमें रेयर मिल रहा है, इसलिए हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा लाइफ उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा था। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्रिप्टोजोइक इयन। तो समझ में आ गया? मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी व्हाई इट इज़ कॉल्ड क्रिप्टोजोइक इयन, बिकॉज इन दिस इयन जो भी हमें रॉक सीक्वेंस मिलता है, दैट मीन्स जो भी हमें रॉक सीक्वेंस मिलता है इन प्रीकैम्ब्रियन इयन, इट इज़ वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज और फाउंड एनी fossils in Precambrian rock. That's why it is called cryptozoic eon, because if we अगर हम फॉसिल ही नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे और नहीं पाएंगे तो हम बता नहीं सकते कि उस टाइम कौन सा लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द फ्यू प्रेजेंट आर ऑफ लिटिल यूज इन बायोस्ट्रैटिग्राफी। तो यहाँ पे कहा गया है कि फॉसिल्स आर रेयर, फॉसिल्स बहुत कम होते हैं इन प्रीकैम्ब्रियन इयन, बट जो भी फॉसिल होते हैं उसका यूज़ बहुत कम होता है इन बायोस्ट्रैटिग्राफी। सो बायोस्ट्रैटिग्राफी मीन्स व्हाट? बायोस्ट्रैटिग्राफी मीन्स, मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगी, बस आप याद रखो कि बायोस्ट्रैटिग्राफी एक स्ट्रैटिग्राफी का ब्रांच होता है। ठीक है, स्ट्रैटिग्राफी का 3 ब्रांच होता है, लिथोस्ट्रैटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी। ओके, तो क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी मेनली रेफर्स टू द टाइम, बायोस्ट्रैटिग्राफी मेनली रेफर्स टू द फॉसिल्स, एंड लिथोस्ट्रैटिग्राफी मेनली रेफर्स टू द रॉक सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि बायोस्ट्रैटिग्राफी, सो बायोस्ट्रैटिग्राफी is a branch of stratigraphy which use fossils to find the relative age of the sequence of strata in sedimentary rock. Okay, वो क्या करता है? वो फॉसिल का यूज़ करता है, फॉसिल एविडेंस का यूज़ करता है, क्या करने के लिए? सेडिमेंटरी रॉक में जो लेयर्स होते हैं और जो सीक्वेंस होते हैं, स्ट्राटा होते हैं, उसका रिलेटिव एज फाउंड करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना इसे, इट इज़ द एम ऑफ द बायोस्ट्रैटिग्राफी। तो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी अभी। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है, बिकॉज दिस इज़ द, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीकैम्ब्रियन इयन। वहाँ पे रॉक बहुत मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस बहुत था, इसलिए एज ए रिजल्ट द प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स आर हाईली मेटामॉर्फोस, वो कॉम्प्लेक्सली डिफॉर्म था, बिकॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ इरोजन्स, वेदरिंग, we cannot get the original form of the Precambrian rock, then buried deep beneath younger rock means the Phanerozoic eon rocks. Okay, by the
by the overlaying of Phanerozoic ion rocks or the younger rocks, the Precambrian rock buried deep. Okay, then fossils are rare because it is highly metamorphosed. That's why in metamorphic rock fossils cannot survive. रिमेंबर इट. देन जो भी फॉसिल्स में मिलता है उसका बायोस्टैटिक में बहुत कम यूज होता है, इसीलिए पिकाम्बरेंट इवन इज नॉट इम्पोर्टेंट एज कंपेरेबल टू फानरोजिक इवन, बिकॉज जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मेन यूज़ होता है इन स्ट्रैटिग्राफी कोरिलेशंस. ओके, तो कोरिलेशन में हमें दो चीज़ चाहिए, फॉसिल्स और फट रॉक सीक्वेंस. ओके, जो हमें नहीं मिलता है इन प्रीकाम्ब्रियन रॉक, हम डिफ़िकल्ट मिलता है बट वी कैन नॉट इंटरप्रेट ईजिली. यहाँ पे लिखा है ना, रॉक डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट, फॉसिल्स आर रेयर. तो इसीलिए दिस रीज़न के लिए इसका यूज़ स्ट्रैटिग्राफी में ज़्यादा नहीं होता है. रिमेंबर इट. ओके, सो इस डायग्राम को देखिए. तो मैंने जो कहा था कि बायोस्ट्रैटिग्राफी रेफर्स टू द फॉसिल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स हैं. ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. दिस इज़ द रॉक सीक्वेंस ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज़ द रॉक सीक्वेंस इन यूरोप. ओके, तो इसका 4 सीक्वेंस आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 सीक्वेंस आपको दिख रहा है. और यूरोप में भी आपको 4 सीक्वेंस आपको दिख रहा है, जिसका नेमिंग भी क्या रखा है वहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ABCD. डायग्राम शायद एक क्लियर नहीं आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इन लेयर 1 आपको कुछ फॉसिल्स मिल रहा है. ओके, एंड यहाँ पे इन लेयर 3 आपको कुछ फॉसिल्स मिल रहा है. उसी तरह इन लेयर यूरोप के रॉक सीक्वेंस में इन लेयर आपको बी कुछ फॉसिल्स मिल रहा है, सी में फॉसिल मिल रहा है, डी में फॉसिल मिल रहा है. मैं इसे क्लियर कर देती हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन स्ट्राटम 1, स्ट्राटम, तो स्ट्राटम एक टर्मिनोलॉजी वहाँ पे आया. स्ट्राटम मीन्स व्हाट, स्ट्राटा और स्ट्राटम में डिफरेंस क्या है. स्ट्राटा मीन्स अगर मैं बहुत सारे अगर मैं बहुत सारे रॉक लेयर्स के बात करूँ तो उसे हम स्ट्राटा कहते हैं. अगर मैं एक लेयर्स के बात करूँ उसे हम स्ट्राटम कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4. अगर मैं इस 4 लेयर्स की बात करूँ इसे हम कहेंगे स्ट्राटा. स्ट्राटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्ट्राटम. दिस इज द स्ट्राटा. अगर मैं एक ही लेयर की बात करूँ उसे हम कहते हैं स्ट्राटम. रिमेंबर इट, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, दिस द स्ट्राटम. तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन स्ट्राटम 1 में भी आपको कुछ फॉसिल मिल रहे, सेम आज यूरोपियन सी. ऑस्ट्रेलियन स्ट्राटम 1 में आपको जो फॉसिल मिल रहे हैं, यूरोपियन स्ट्राटम सी में आपको वही फॉसिल मिल रहे हैं. तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है. तो मैंने कहा था बायोस्ट्रैटिग्राफी मीन्स हम फॉसिल को यूज़ करके सेडिमेंटरी लेयर और स्ट्राटा के रिलेटिव एज हम फाउंड करेंगे. तो इससे हम कंक्लूड हुए कि ये जो लेयर्स 2 बने हैं वो सेम एज के हैं. दैट मीन्स एक वन फॉसिल्स और फॉसिल का इवोल्यूशन और उसका एक्सटेंशन एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है. मैंने कहा था अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के इंट्रोडक्शन में आप देख लेंगे, एक रॉक सीक्वेंस और ए इवोल्यूशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर टाइम स्केल, मैंने कहा था. ओके, और टाइम पीरियड. तो यहाँ पे हम कंक्लूड हुए कि जो रॉक सीक्वेंस 1 इन ऑस्ट्रेलियन सेम एज एज द रॉक सीक्वेंस इन यूरोप. ओके, ऑल्सो यहाँ पे देखिए आप कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्राटम 3 में जो फॉसिल हमें मिल रहा है, यूरोपियन स्ट्राटम डी में आपको वही फॉसिल मिल रहा है. तो हम यह कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्राटम 3 और डी सेम एज में और सेम टाइम पीरियड में फॉर्म हुए हैं, बिकॉज एक ऑर्गेनिज्म और एक ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंशन इवोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम में होता है. ओके, जस्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें ट्राइलोबाटा फॉसिल मिला, तो दैट मीन्स और यहाँ पे हमें और कहाँ पे मिला, हाँ, यूरोपियन रॉक सीक्वेंस के डी लेयर में हमें ट्राइलोबाटा फॉसिल मिला. तो इसका मतलब है कि ट्राइलोबाटा फॉसिल एक सर्टेन पीरियड में इवोल्यूट हुआ होगा, उसका एक्सटेंशन भी सर्टेन पीरियड में हुआ होगा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्राइलोबाटा फॉसिल जो में मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लेयर 3 एंड यूरोप के लेयर डी एक ही टाइम पीरियड में फॉर्म हुई है.
ठीक है। इसे आप अभी आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे होगे अच्छी तरह से, क्योंकि आपने स्ट्रैटिग्राफी पढ़ा नहीं ना उसको, स्ट्रैटिग्राफी जो यूनिट्स है। तो अगर स्ट्रैटिग्राफी में आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो बस आप इतना याद रखो कि बायोस्ट्रैटिग्राफी मीन्स हम फॉसिल को यूज़ करके डिफरेंट रॉक लेयर और रॉक सीक्वेंस के रिलेटिव एज पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता हुआ ना रिलेटिव एज, जैसे कि मैंने कहा कि इस लेयर का एज सेम है, और इस लेयर का एज एंड इस लेयर का एज सेम है, तो दिस द रिलेटिव एज। ओके, सो टुडे हमने प्रीकैम्ब्रियन इयन को टोटली कंप्लीट किया। इनमें जो 3 इयन्स है, हार्डियन, आर्कियन एंड प्रोटोजोइक, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगी। बिकॉज अगर एक ही वीडियो में मैं सारे चीज़ रख दूँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे इससे। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट करके मैं आपको पूरा टोटली जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सारे थिंग बता दूँगी। ठीक है, सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो।